GN स्टوरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, डगाओ पहाड़ की बुलंद ढलवानों पर एक ऐसी आबशार है जो एक ऐसी लड़की के मानंद दिखाई देती है जिसने लेटकर अपने सफ़ेद बाल पहाड़ की अतराफ में फैला रखे हों। वहाँ के लोगों में ये सफ़ेद बालों वाली आबशार के नाम से मशहूर है। इस आबशार के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। बहुत अरसा हुआ डगाओ पहाड़ की ढलवानों पर पानी का कोई चश्मा न था। इस इलाके में रहने वाले लोगों को अपने पीने और फसलों के लिए बारिश के पानी पर इन्हिसार करना पड़ता था। अगर बारिश न होती तो ये बेचारे 2 मील दूर एक बहने वाली नदी से पानी भरकर लाते। चुनाचा इन तमाम इलाकों में पानी तेल की तरह कीमती समझा जाता था। इस गांव में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसके खूबसूरत स्याह बाल उसके टखनों को छूते थे। सब लोग उसे लंबी जुल्फों वाली लड़की कहकर पुकारते थे। इसके घर में इसके अलावा बीमार बूढ़ी माँ थी जो माजूरी के बाइस सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। दोनों की गुज़र औकात पालतू जानवरों पर थी जिन्हें लंबी बालों वाली लड़की अकेले ही पालती थी। हर रोज़ वो सुबह से रात गए तक मसरूफ़ रहती। वो मीलों का सफ़र तय करती और घर के इस्तेमाल के लिए पानी लेकर आती या फिर करीबी पहाड़ों की ढलवानों पर जानवरों के लिए खुराक तलाश करती। एक रोज़ वो बांस की बनी हुई टोकरी में जड़ें इकट्ठी कर रही थी कि अचानक इसने एक खूबसूरत सब्ज़ पौधा देखा जो चट्टान के एक सुराख में ऊंची जगह पर उगा हुआ था। इससे जानवरों के लिए लजीज खुराक बनेगी। इसने सोचा, उस पौधे को दोनों हाथों से खींचा। एक सुर्ख जड़ वाला पौधा बाहर आया जो चाय की प्याली जितना बड़ा था। जिस सुराख से ये पौधा निकला वहाँ से साफ और शफाफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। लेकिन दूसरे ही लम्हे ये पौधा इसके हाथ से छूटकर दोबारा अपनी जगह पर चला गया। लंबी जुल्फों वाली लड़की को प्यास महसूस हुई। इसने पौधा दोबारा बाहर निकाला और इस सुराख पर मुंह रखकर पानी पीने लगी। पानी ठंडा और मीठा था और किसी फल की रस की तरह लजीज था। लेकिन जो ही इसने सुराख से मुंह उठाया ये पौधा इसके हाथ से निकलकर दोबारा वहीं लग गया। अभी वो दोबारा इसकी तरफ देख ही रही थी कि एकदम तेज हवा चलने लगी जिससे वो गार के अंदर धकेली गई। एक बड़े पत्थर पर गार के अंदर एक आदमी बैठा था जो सर से पांव तक जर्द बालों से ढका हुआ था। इसने गुस्से से लंबे बालों वाली लड़की को घूरा और कहने लगा, तो फिर तुम्हें मेरे पहाड़ के राज का इल्म हो ही गया। क्या तुम किसी और को इसके बारे में बताने की जुर्रत करोगी? अगर तुमने ऐसा किया तो लोग यहाँ से पानी लेने आएंगे जिससे यहाँ का सुकून बर्बाद हो जाएगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए कि मैं इस पहाड़ की रूह हूँ। और हवा के एक और तेज झोंके ने उसे गार से बाहर ला फेंका। घर की तरफ वापस जाते हुए लंबी जुल्फों वाली दोशीज़ा बहुत बेचैन और परेशान थी। इसने गांव में किसी को भी, हत्ता कि अपनी माँ को भी ये सब बताने की जुर्रत ना की। हर रोज़ वो खुश्क खेतों और 2 मील दूर से जाकर पानी लाते हुए देहातियों को देखती। वो इनको बताना चाहती थी कि डगाओ पहाड़ पर चश्मा मौजूद है। लेकिन फिर उसे जैसे ही वैसी जर्द बालों वाली पहाड़ की रूह नजर आती तो वो खौफजदा होकर उसके अल्फाज हलक में ही घुट जाते। वक़्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत मुस्तरब होती चली गई। वो सोती थी और ना ही कुछ खाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंख अपनी चमक खो बैठी। स्याह और चमकदार बाल खुश्क और मुरझाए हुए नजर आने लगे। एक रोज़ उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर इसके मसले के बारे में जानना चाहा। लेकिन लंबे बालों वाली लड़की ने सख्ती से अपना मुंह बंद कर लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोली। वक़्त गुजरने के साथ साथ चंद महीनों में ही इसके बाल सफ़ेद होते चले गए। वो उन्हें वैसा ही ढीला और खुला छोड़ देती। कितनी अजीब बात है कि एक नौजवान लड़की के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाएं। लंबी जुल्फों वाली लड़की अपने दरवाजे के बाहर बैठी आते जाते लोगों को देखती रहती। वो किसी वक्त बैठी हुई खुद से बातें करती। डगाओ पहाड़ पर एक
لیکن پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر اتنے زور سے دانت بھینچتی کہ خون نکل آتا۔ ایک روز جب وہ حسب معمول اپنے مکان کے بیرونی دروازے پر جھکی ہوئی تھی کہ اس نے سفید داڑھی والے ایک بوڑھے آدمی کو 2 میل سے پانی لاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دم وہ ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس کی بالٹی ٹوٹ کر سارا پانی بہنے لگا اور بوڑھے آدمی کی ٹانگ کے زخم سے بھی خون بہنے لگا۔ لمبے بالوں والی لڑکی اس کی مدد کو لپکی۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر بوڑھے آدمی کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس کی آہیں سن کر اور اس کی درد کی شدت کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ تم موت سے ڈرتی ہو اور محض اسی وجہ سے کھیت خشک ہیں، فصلیں مرجھائی ہوئی ہیں اور دیہاتی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ تمہارا موت سے خوف ہے جس کی وجہ سے اس بوڑھے کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ اس سے زیادہ وہ اپنی سوچوں کو جاری نہ رکھ سکی، ایک دم چلا کر بولی، بڑے ابا، ڈگاؤ پہاڑ پر ایک چشمہ ہے، وہاں سے صرف ایک پودا نکالنا ہے، اس پودے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، چٹان کا سوراخ چوڑا کر دیں تو پانی پہاڑوں سے نکل آئے گا۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ بوڑھے آدمی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا اور سارے لوگوں کو پکارا، جلدی آؤ، پہاڑ ڈگاؤ پر پانی ہے۔ پھر اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے چشمہ دریافت کیا۔ اس نے پہاڑوں کی روح کے باتوں کے علاوہ اور سب کچھ بتا دیا۔ گاؤں والے دراز زلف دوشیزہ کو ہمیشہ ہی سے رحم دل اور دیانتدار سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی بات پر فوراً یقین کر لیا۔ چھریاں اور دوسرے مختلف ہتھیار لیے وہ ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ چٹان کے اوپر پہنچ گئے۔ لمبے بالوں والی لڑکی نے پودے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا اور لوگوں سے کہا کہ جلدی سے اس پودے کے ٹکڑے کر دو۔ جلد ہی پودے کو کاٹ دیا گیا اور چٹان کے سوراخ سے پانی باہر آنے لگا، لیکن یہ سوراخ چائے کی پیالی سے زیادہ بڑا نہ تھا اور بہت ہی کم پانی باہر آ رہا تھا، لہٰذا بہت سے دیہاتیوں نے لڑکی کے کہنے پر جلدی سوراخ کو چوڑا کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کافی بڑا دہانہ بن گیا، پانی پہاڑ سے نیچے گرنے لگا اور دیہاتی لوگ خوشی سے ہنسنے اور کہکے لگانے لگے۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے اور لمبے بالوں والی لڑکی غائب ہو گئی۔ دیہاتی چشمے کو دیکھ کر اس قدر خوش تھے کہ انہیں کچھ دیر تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ لمبے بالوں والی لڑکی وہاں موجود نہیں۔ پھر کسی شخص نے اس کے بارے میں پوچھا بھی تو جواب ملا کہ شاید وہ اپنی ماں کو یہ اچھی خبر دینے چلی گئی ہے، اور یوں سب لوگ خوشی خوشی پہاڑ سے واپس آ گئے۔ لیکن دراز زلف دوشیزہ گھر واپس نہ آئی۔ وہ دوبارہ پہاڑ کی روح کے سامنے حاضر کی گئی، جس نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کو یہ راز بتانے سے منع کیا تھا، لیکن تم تو تمام لوگوں کو یہاں لے آئی، پھر پودے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد سوراخ بھی چوڑا کر دیا۔ اب میں تمہیں ماروں گا۔ سفید بالوں کو تھامتے ہوئے لڑکی نے بے تعلقی سے جواب دیا، میں دوسروں کی خاطر مرنے سے نہیں گھبراتی۔ پہاڑ کی روح نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آسان موت مرنے بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں چٹان کے اوپر لٹکاؤں گا تاکہ پانی تمہارے جسم کے اوپر سے بہتا رہے، اس طرح تمہاری اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ لمبے بالوں والی لڑکی نے جواب دیا، میں دوسروں کی خاطر ایسی تکلیفیں برداشت بھی کر سکتی ہوں، میری تم سے صرف ایک درخواست ہے، تم مجھے ایک بار گھر جانے کی اجازت دو تاکہ میں کسی سے اپنی بیمار ماں اور جانوروں کا خیال رکھنے کو کہہ آؤں۔ پہاڑ کی روح نے کچھ دیر کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یاد رکھو، اب اگر تم واپس نہیں آئیں تو نہ صرف میں چشمہ بند کر دوں گا بلکہ تمہارے گاؤں کے ایک ایک شخص کو مار ڈالوں گا، اور تم واپس آ کر خود ہی پانی کے نیچے لیٹ جانا، مجھے دوبارہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمبی بالوں والی لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور ہوا کا جھونکا اسے پہاڑ کے دامن میں اتار گیا۔ پہاڑ سے نیچے بہنے والے پانی سے
फसलों और खेतों के सैराब होने का तसव्वुर करके वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। घर पहुंचकर उसे अपनी माँ को सच सच बताने की जुर्रत नहीं हो रही थी। इसने कहा, माँ, डगाव पहाड़ पर पानी है, अब हमारे गांव वालों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माँ, दूसरे गांव की लड़कियों ने मुझे चंद रोज़ के लिए अपने पास आने की दावत दी है। मैं दूसरे घर में कह देती हूँ कि मेरी वापसी तक वो तुम्हारा और जानवरों का ख्याल रखेंगे। इसकी माँ ने मुस्कुराकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। सारा बंदोबस्त करके वो दोबारा अपनी माँ को देखने गई और कहने लगी, माँ, मुमकिन है मैं 10 दिन तक बाहर रहूं। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब तुम जाओ और मज़े से रहना, इसकी माँ ने कहा। साथ वाले मेरी देखभाल अच्छी तरह कर लेंगे। लंबे जुल्फ़ों वाली लड़की ने अपनी माँ के चेहरे को सहलाया, हाथ थामा और आंसू उसकी आंखों से गिरते रहे। फिर वो जानवरों के बाड़े में गई, छोटे जानवरों के सरों और दुमों पर हाथ फेरती रही और लगातार उसके आंसू गिरते रहे। अपने घर के दरवाजे पर रुककर इसने कहा, लो माँ, अब मैं जाती हूँ। माँ की तरफ से कोई जवाब सुने बगैर वो लंबे बालों को फैलाती पहाड़ डगाव की तरफ भाग निकली। रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। लंबे बालों वाली लड़की ने उसे शफकत से थपथपाते हुए कहा, मेरे बरगद, अब मैं कभी तुम्हारे साए में नहीं बैठ सकूंगी। अचानक बरगद के पीछे से एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ, जिसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद रंग के थे। वो सब्ज कपड़ों में मलबूस था। उसने पूछा कि ए लड़की, कहाँ जा रही हो? लंबे बालों वाली लड़की ने कुछ कहे बगैर अपना सर झुका लिया। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसा एक मुजस्समा तराशा है। तुम इस दरख्त के नीचे आकर उसे देख लो। इसने मुजस्समा देखा तो बिल्कुल ऐसा ही था, सिवाय इसके कि इसके सर पर बाल ना थे। इसने खुश होकर उसे देखा। बूढ़े आदमी ने कहा कि पहाड़ की रूह चाहती है कि तुम पानी के नीचे लेट जाओ। ये तकलीफ़ तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा है। मैं इस मुजस्समे को तुम्हारी जगह लटका दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाल उसे लगाना होंगे और मुझे अफसोस है कि इससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन इस तरह पहाड़ की रूह को कोई शुबा ना होगा। लड़की के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बूढ़े आदमी ने इसके बाल उखाड़े और मुजस्समे के सर में लगा दिए और उन बालों ने जल्द ही जड़ें पकड़ लीं। अब लंबे बालों वाली लड़की का सर बालों के बगैर था, लेकिन मुजस्समे के बाल लंबे और सफ़ेद थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसे घर जाने को कहा और कहने लगा, अब खेतों में पानी है, देहातों को फसल बोने के लिए मदद की ज़रूरत है। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगियां बेहतर होती जाएंगी। फिर बूढ़ा तेज़ी से डगाव पहाड़ की तरफ निकल गया। इसने इस मुजस्समे को चट्टान के ऊपर लटका दिया और पानी को इसके ऊपर गिरने दिया और इसके लंबे बाल चट्टान के सामने बहते रहे। लंबे बालों वाली लड़की बरगद के बड़े दरख्त के नीचे झुकी बैठी थी। अचानक इसके सर में दर्द शुरू हो गया। इसने अपना हाथ सर को लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि इस पर बाल फिर से उग रहे हैं और ये बाल इतने बढ़ गए कि इसके पांव तक आ गए। जब इसने गौर किया तो ये पहले जैसे सया थे। इसने बहुत देर तक दरख्त के नीचे बैठकर बूढ़े का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं लौटा। अचानक एक हल्की हवा ने दरख्त के पत्तों को हिलाना शुरू कर दिया और इसने एक आवाज़ सुनी, दराज जुल्फ हसीना, पहाड़ों की रूह धोखा खा चुकी है, अब तुम घर जाओ। लंबे बालों वाली लड़की ने डगाव पहाड़ पर सफ़ेद बालों वाली आबशार देखी, फिर सरसब्ज लहलहाते खेतों को देखा, फिर हरे बरगद पर नज़र डाली और अपने लंबे बालों को झलाती अपने घर की तरफ चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।